अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हमारी जो है वो रिवीजन क्लास डे 7 है। चैप्टर नंबर 8 कवर करेंगे हम, अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग को। प्रीवियस क्लास से किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन? इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कास्ट को, फैक्ट्री लेजर को, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को देखेंगे और उससे कंप्लीट डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ बिजनेसेस, बिजनेस को डिवाइड किया गया है उसकी एक्टिविटीज़ के लिहाज से। कुछ टाइप्स में हमारे पास जो है वो सर्विस बिजनेस होता है। सर्विस बिजनेस क्या होता है? जहाँ पे आप कोई सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जैसे कोई प्रोफेशनल स्किल्स यानी कि ऑडिट की स्किल्स आपने प्रोवाइड कर दी, टैक्सेशन की आपने स्किल्स प्रोवाइड कर दी, या कोई और एक्सपर्टीज़ वगैरह आपने प्रोवाइड कर दी, किसी को कोई एडवाइस दे दी, जैसे बिजनेस कंसल्टेंट्स आप बन गए। तो ये तमाम चीज़ें क्या है, आपने बिज़नेस सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। तो बिज़नेस एक्टिविटीज़ के लिहाज से आप अपने बिज़नेस को बिज़नेस सर्विसेज में भी डिवाइड करा सकते हो। जैसे सीए के लोग जाके सीए की फर्म्स ओपन करते हैं, तो ये बिज़नेस सर्विसेज दे रहे हैं। उसके बाद ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में क्या है? जहाँ पर आप बाय करोगे किसी प्रोडक्ट को होलसेल प्राइस के ऊपर, फिर उसको सेल करोगे रिटेल प्राइस के ऊपर। रिटेल प्राइस क्या होती है? वो प्राइस जिसके ऊपर जाकर एंड कंज्यूमर जो है उसको परचेज़ करता है, वो आपके पास कहलाती है रिटेल प्राइस। फिर हमारे पास आता है जी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है? ऐसा बिजनेस जो चीज़ों को बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है। रॉ मटेरियल को लेता है, उसके ऊपर लेबर लगाता है, उसके ऊपर ओवरहेड लगाता है, उसके ऊपर प्रोडक्शन करता है और अल्टीमेटली फिनिश गुड बनाता है। ये आपके पास मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहलाता है। जैसे प्रीवियस क्लासों में हम एग्जांपल ले रहे थे कि आपके पास लेदर आया, लेदर के ऊपर आपने उसको रिफाइन किया, उसको बेहतर से बेहतर बनाया, फिर अल्टीमेटली आपने उसके ऊपर लेबर लगाई, काम शाम किया, फिर आपने जाके एंड पे जो है वो एंड प्रोडक्ट फिनिश गुड्स शूज़ बनाया। तो ये हमारे पास क्या होती है? ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या करते हैं? या बाय करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को या रॉ मटेरियल को, उसके ऊपर लेबर वगैरह लगाते हैं, उसके ऊपर कुछ ओवरहेड कॉस्ट वगैरह लगती है और अल्टीमेटली आपके पास फिनिश गुड जो है वो आती है। फिर ये जो मैन्युफैक्चर गुड्स होती हैं इनको सोल्ड करते हैं अपने कस्टमर्स वगैरह को। जो भी आउटर वर्ल्ड में उसके कस्टमर्स होते हैं उनको जाकर ये सोल्ड करते हैं। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? अब हम देखने लगे हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट ये रिलेट करती हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से। ऐसा बिजनेस जहाँ पर चीज़ें बन रही हैं, जो कॉस्ट डायरेक्टली उस चीज़ को बनाने में खर्च हो रही है वो डायरेक्ट कॉस्ट है। मिसाल के तौर पर अगर आप शूज़ बना रहे हो, शूज़ बनाने के लिए जो तस्मा चाहिए, शूज़ बनाने के लिए जो लेदर चाहिए, शूज़ बनाने के लिए नीचे उसका जो सोल चाहिए, ये तमाम चीज़ें डायरेक्ट कॉस्ट है। या शूज़ बनाने के ऊपर जो लेबर लग रही है, जो शूज़ बनाने के लिए लग रही है, वो डायरेक्ट कॉस्ट है। और इनडायरेक्ट कॉस्ट ऐसी कॉस्ट जो उसके ऊपर डायरेक्टली ना लग रही हो बल्कि इनडायरेक्ट सेंसेस के अंदर लग रही हो, वो हमारे पास इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाती है। डायरेक्ट कॉस्ट में हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल हो सकता है, डायरेक्ट लेबर हो सकती है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकते हैं। ये तीनों कंबाइन होकर के बाद में जो हमारे पास प्राइम कॉस्ट बनती है। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है? जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ना हो, डायरेक्टली उसके ऊपर ना लग रही हो, वो हमारे पास इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। जैसे शूज़ को बेचने के लिए अगर हम कोई मार्केटिंग कॉस्ट लगा रहे हैं, क्या वो डायरेक्ट कॉस्ट है? नहीं। अगर हम शूज़ को या शूज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं, उसके लिए कोई जो है वो हमारे पास कोई ट्रक ड्राइवर चाहिए जो उसको लोड कर रहा है, अनलोड कर रहा है, क्या कोई ये डायरेक्ट कॉस्ट है? नहीं। ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आ रही,
ये शूज़ को एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में ट्रांसफ़र करने की कॉस्ट। इसी तरह कोई एक्सपेंसेस वगैरह हो गए जो डायरेक्टली उसके लिए यूज़ ना हो रहे हो शूज़ को बनाने के लिए। एक तो वो है ना जो मशीन के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, एक वैसे ही कोई रेंटल कॉस्ट फैक्ट्री की हो जो प्रोडक्शन से रिलेटेड ना हो, वो आपके पास क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह आते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट जिसे हम प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं, इसके अंदर तीन कॉस्ट आती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तीनों मिलकर हमारे पास बनती है प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल क्या है? मटेरियल वो मटेरियल जो डायरेक्टली उस चीज़ को बनाने के लिए यूज़ होता है वो हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल होता है, और जो यूनिट कॉस्ट के अंदर यूज़ होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप लैपटॉप बना रहे हो और अगर आपकी कंपनी में 100, 200, 1000 लैपटॉप बन रहे हैं और अगर आप एक लैपटॉप की कॉस्ट निकालना चाहते हो तो उस एक लैपटॉप की कॉस्ट में जो डायरेक्ट मटेरियल यूज हो रहा होगा, डायरेक्ट लेबर यूज हो रही होगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यूज हो रहेंगे, वो ऐड किए जाएंगे, तब आप उसकी कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हो। तो डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? ऐसा मटेरियल जो पार्ट बनता है कॉस्ट यूनिट का, वो डायरेक्ट मटेरियल होता है। डायरेक्ट लेबर ऐसी लेबर जो एट्रीब्यूटेबल डायरेक्ट कॉस्ट हो और वो भी कॉस्ट पर यूनिट के अंदर उसका हिस्सा बने। इसी तरह डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ऐसे एक्सपेंसेस जो कॉस्ट पर यूनिट के अंदर उसका हिस्सा बने। अगर हम तीनों को सम कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? प्राइम कॉस्ट बन जाएगी। अब अगर हम शूज़ बना रहे हैं तो शूज़ के ऊपर जो हम लेदर ला रहे हैं वो हमारा डायरेक्ट मटेरियल है। हम उस लेदर को जो है वो फिर कन्वर्ट कर रहे हैं शूज़ के अंदर, उसके ऊपर कन्वर्जन के ऊपर हमारी लेबर लग रही है, ये भी हमारी डायरेक्ट कॉस्ट है। इसी तरह कोई एक्सपेंसेस वगैरह लग रहे हैं, मतलब फैक्ट्री को चलाने के लिए, मशीन को चलाने के लिए कोई तेल वगैरह लग रहा है, कोई फ्यूल लग रहा है, कोई सैलरी पे कर रहे हैं, ये एक्सपेंसेस वगैरह भी अगर डायरेक्टली उसकी प्रोडक्शन से शूज़ की रिलेट करते हैं। हेड ऑफिस की बात नहीं कर रहा, वो जगह जहाँ पर उसको सेल कर रहे हैं, जहाँ पर उसको लेके जा रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, मैन्युफैक्चरिंग की जगह की बात कर रहा हूँ, यानी कि फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो फैक्ट्री में जो जो डायरेक्ट कॉस्ट लगेगी वो आपकी क्या कहलाएगी? डायरेक्ट कॉस्ट कहलाएगी। इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? इनडायरेक्ट कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो डायरेक्ट कॉस्ट नहीं लगती, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यूज़ नहीं होती, वो हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाती है। इसमें हमारे पास इनडायरेक्ट मटेरियल हो सकता है, इनडायरेक्ट लेबर हो सकती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या है? जैसे अगर आपकी कोई फैक्ट्री है उसमें कोई क्लीनिंग मटेरियल यूज़ हो रहा है तो ये तो इनडायरेक्ट मटेरियल है। जूते बनाने के लिए क्लीनिंग मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो, ये इनडायरेक्ट मटेरियल है। डायरेक्टली जूता बनाने में तो ये इस्तेमाल नहीं हो रहा। इसी तरह लेबर की अगर हम बात करें, कोई आपने उधर कोई वॉचमैन रखा हुआ, क्या वो वॉचमैन जूता बनाने में इस्तेमाल हो रहा है? नहीं, इनडायरेक्ट लेबर। इसी तरह कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कोई उस जगह को सुपरवाइज कर रहा है तो सुपरवाइज़र की सैलरी, ये भी क्या आपके पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आती है। एक एग्जांपल है, इसको जो है वो देखने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि यहाँ से जो है वो हमें समझ आ सके। एक इंडस्ट्री है जो कार मैन्युफैक्चर करती है और उसकी कॉस्ट यूनिट क्या होगी? कार कि वो जो कार बना रही है उसी की वो कॉस्ट निकालना चाहेगी। अब वो स्टील, लाइट, कोई गियर बॉक्स है, कोई इंजन है, कोई व्हील है, ये चीज़ें उसमें इस्तेमाल हो रही हैं। तो ये चीज़ें क्या हैं? ये डायरेक्ट हैं, इनडायरेक्ट हैं, ये क्या है तो ये मटेरियल। क्या ये डायरेक्टली कार को बनाने में इस्तेमाल हो रहा है? विंडो जो है कार की वो डायरेक्टली उसका हिस्सा है। इसी तरह स्टील जो है, कोई लाइट्स हैं उसकी आगे, गियर बॉक्स, ये सारा कार का ही हिस्सा है। तो ये क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट हमारे पास क्या रहेगी। अगर कोई वर्कर उसके ऊपर स्प्रे कर रहा है तो ये क्या आपके पास डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आएगा। अगर हम असम्बली कर रहे हैं, कोई हमारा एक जगह से दरवाजे जोड़ रहे हैं, एक जगह पे लाकर जो है वो उसको इकट्ठा करके गाड़ी के टायर जोड़ रहा है, किसी जगह पे उसका सलेंसर जोड़ रहा है, किसी जगह पे उसकी सीट जोड़ रहा है, उसको संभल कर रहा है, तो ये क्या है?
डायरेक्ट लेबर है। फुल कॉस्ट ऑफ यूनिट, फुल कॉस्ट ऑफ यूनिट क्या होती है हमारे पास? जब आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, या अगर आप किसी भी चीज़ की फुल कॉस्ट निकालना चाह रहे हैं कि आपने अगर शूज़ बनाया या लैपटॉप बनाया या गाड़ी बनाई तो उसकी फुल कॉस्ट कितनी है, तो उसमें आपके पास आएगी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, आपके पास आएगी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, आपके पास आएगी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इन तीनों का सम बन के आपके पास क्या आ जाएगी? प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। तीनों का सम बन के आपके पास क्या आ जाएगी? प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। तो जब भी हमको चीज़ अगर कार बना रही है, लैपटॉप बना रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि उस पर डायरेक्ट कॉस्ट ही लग रही है, उस पर कोई इनडायरेक्ट कॉस्ट भी लग रही होगी हमारे पास, जारी सी बात है। तो मैम हम क्या लिखेंगे? मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ओवरहेड्स, यानी कि इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट। ऐसी कॉस्ट जो डायरेक्ट उसको बनाने में यूज़ ना हो रही हो लेकिन इनडायरेक्टली वो प्रोडक्शन का हिस्सा हो, तो उसमें हम क्या करेंगे? इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट ये भी ऐड करेंगे। इसको ऐड प्राइम कॉस्ट और इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट को ऐड करने के बाद हमारे पास फुल प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी, मतलब उसको फुल बनाने के लिए हमारे पास खर्चा कितना होता है। अगर इसके बाद अगर हम नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट ऐड कर दें, ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन का हिस्सा ना हो, प्रोडक्शन के लिए यूज़ ना होती हो, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट अगर हम उसमें ऐड कर दें, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरहेड्स, जैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? फुल यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। मतलब कार को बनाने का फुल खर्चा। अगर हम मटेरियल की बात करें, कार को बनाने के लिए अगर 10 रुपये मटेरियल यूज़ होता है, लेबर 10 रुपये यूज़ होती है, एक्सपेंसेस 10 रुपये यूज़ होते हैं, तो इन सबको सम करेंगे 30 रुपये हमारे पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। इसी तरह कार के ऊपर कुछ इनडायरेक्ट प्रोडक्शन के ऊपर इनडायरेक्ट कॉस्ट भी होती हैं, उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, जो डायरेक्ट कार को बनाने का हिस्सा नहीं है लेकिन वो है सही उसका हिस्सा, तो उसको लिख लेंगे, फुल प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी। इसके बाद उस कार को बेचने का खर्चा, उस कार को के ऊपर उसको मेंटेन करने के लिए स्टॉक को, जो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज़ है उनका खर्चा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास फुल यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी प्रॉफिट मार्जिन, कितना हमने प्रॉफिट अर्न किया है, उसमें हम सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक फॉर्मेट है अगर आप फुल कॉस्ट ऑफ यूनिट निकालना चाहते हैं। एग्जाम्पल के साथ अगर हम देखें, हम सोच रहे हैं कि जी 10 रुपये, मतलब 30 रुपये हमारा प्राइम कॉस्ट लगती है, अगर किसी को कम लग रही है इसको 30 मिलियन बिलियन कर ले, उसके ऊपर हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट 10 लगती है, 40 रुपये हमारे पास जो है वो फुल प्रोडक्शन कॉस्ट आती है, हमारा 10 रुपये एडमिन होता है, 10 रुपये जो है वो सेलिंग के एक्सपेंसेस होते हैं, अल्टीमेटली हमारे पास ये 60 रुपये पे यहाँ पे आ जाती है। फिर हम सोचते हैं इस 60 रुपये पे हम 10 रुपये का प्रॉफिट कमाएं, तो अब हमारी सेलिंग प्राइस क्या होगी? 70। समझ आई? अगर हम फुल यूनिट की कॉस्ट निकालना चाहें तो वो 60 आ रही है, अगर इसमें हम अपनी प्रॉफिट मार्जिन रेशो ऐड कर देंगे, 10 रुपये हमने प्रॉफिट कमाना है इस पर, तो सेलिंग प्राइस अब हमारे पास क्या हो जाएगी? 70 हो जाएगी। एक क्वेश्चन अभी जो यहाँ पे आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है और हमारे पास ओवरहेड्स क्या है, इसको हम कैसे डील करेंगे? इंशाल्लाह अभी इसको जो है वो डिस्कस करते हैं। अब हम देखेंगे कि जी ओवरहेड्स होते क्या हमारे पास। बेसिकली ओवरहेड्स आर द इनडायरेक्ट कॉस्ट, जितनी भी आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो क्या कहलाती है? ओवरहेड्स कहलाती है। इंकर इन द कोर्स ऑफ मेकिंग अ प्रोडक्ट, ये इंकर्ड होती हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए या किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए या किसी भी डिपार्टमेंट को रन करने के लिए, लेकिन ये डायरेक्ट कॉस्ट या डायरेक्टली प्रोडक्शन या डायरेक्ट सर्विस के अंदर हिस्सा नहीं लेती हैं। अभी हमने पीछे डिटेल में डिस्कस किया था ना कि इनडायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, तो अभी इसी की एक्सप्लेन कर रहे हैं। डायरेक्ट कॉस्ट क्या है? जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के अंदर हिस्सा ले रही है। मतलब अगर आप कार बना रहे हैं, कार में जो टायर लग रहे हैं, कार में जो स्टील लग रहा है, कार में जो विंडो लग रही है, कार में जो गियर बॉक्स लग रहा है, कार में जो लाइट्स लग रही हैं, सारी डायरेक्ट कॉस्ट है कार को बनाने के।
लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, जो इंकर तो हो रही हो प्रोडक्ट को बनाने में, प्रोवाइड सर्विस करने में या डिपार्टमेंट को रन करने में, लेकिन वो प्रोडक्शन का हिस्सा ना। मसलन अभी एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती हैं, ओवरहेड्स होते हैं। ओवरहेड्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक तो ओवरहेड्स होते हैं प्रोडक्शन के ओवरहेड्स, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, और एक होते हैं हमारे पास नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स। प्रोडक्शन से रिलेटेड ओवरहेड क्या है कि ऐसे ओवरहेड्स जो प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी हो, रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर इंकर्ड हो रहे हो, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा ना हो। मतलब आप कार बना रहे हो, आपके पास 4 5 6 कार बन रही है, उसके ऊपर जो लाइट लग रही है, उसके ऊपर जो गियर बॉक्स लग रहा है, सारी डायरेक्ट कॉस्ट है। लेकिन अगर उन कार को बनाने के लिए कोई आपने सुपरवाइज़र रखा है जो ऊपर देख रहा है उन चीज़ों को, क्या ये सही बन रही हैं, सैलरी ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइज़र जो है, क्या ये डायरेक्ट कॉस्ट है? नहीं। क्या ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है? नहीं। लेकिन ये इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, प्रोडक्शन में यूज़ हो रही है, चीज़ें बन रही हैं, उसके ऊपर ही सुपरवाइज़र रखा हुआ है। तो ये आपके पास क्या है, सैलरी ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइज़र, ये आपके पास इनडायरेक्ट कॉस्ट है, यानी कि प्रोडक्शन ओवरहेड। इसी तरह आपके जो कार बन रही है वो किसी मशीन से बन रही है, उस मशीन की डेप्रिसिएशन क्या वो डायरेक्ट है? नहीं, इनडायरेक्ट तो है, लेकिन वो प्रोडक्शन ओवरहेड के अंदर आती है। इसी तरह कोई इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, उसके अंदर कोई बल्ब वगैरह लगे, जहाँ पे गाड़ी बन रही है उस छत के ऊपर कोई बल्ब वगैरह लगाए हुए हैं आपने, कोई साइडों पे रोशनी की हुई है ताकि गाड़ी सही से बन सके, तो ये भी क्या आपकी प्रोडक्शन ओवरहेड है। कोई रेंट दे रहे हो आप फैक्ट्री का, जिस जगह पे आपकी गाड़ियाँ वगैरह बन रही हैं, तो ये भी क्या आपके पास प्रोडक्शन ओवरहेड कहलाते हैं। इस तरह हमारे पास जो है वो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड भी हैं। मतलब अगर आप गाड़ी को बेचना चाह रहे हो, उसके ऊपर जो मार्केटिंग का आपका खर्चा आएगा, कोई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंसेस आएगा, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आएगा, यानी कोई हेड ऑफिस में बैठे हुए हैं, जैसे किया मोटर्स के ऊपर खाली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, किया मोटर्स की प्रोडक्शन उनकी हो रही है किसी और जगह के ऊपर, लेकिन सेल उनके जो उनकी जो दुकानें वगैरह बनी हुई हैं, जो भी शोरूम वगैरह बने हुए हैं, उधर आके सेल हो रही हैं, तो वहाँ पर जितने भी उनके एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो क्या है, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं। अब आपको समझ आ गया प्रोडक्शन ओवरहेड्स का भी, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स का भी। अब आप क्लियर हो गए हैं कि आपके पास जो है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या क्या है। तो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स या नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट हम यहाँ पे लिखेंगे, जो कि इधर आ रही है, और जो प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट होगी, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब आपको एक चीज़ क्लियर होगी, फिर वहाँ से हमारे पास आ जाएगी फुल कॉस्ट ऑफ यूनिट, हम जो है उसको यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। कोई यहाँ पे आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो अभी पूछ लो। इसके बाद हमारे पास आ जाती फैक्ट्री लेजर। फैक्ट्री में कुछ अकाउंटेंट बैठे होंगे, वो चीज़ों को मेंटेन कर रहे होंगे, वो चीज़ों को चला रहे होंगे। जो फैक्ट्री में अकाउंटेंट बैठे होते हैं वो चीज़ों को किस तरह लिखते हैं, उसे जो है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले वो एक अकाउंट बनाएंगे, टी अकाउंट, जिसका नाम वो देंगे डायरेक्ट मटीरियल, यही नाम देंगे। जो मटीरियल उनके पास आ रहा होगा वो यहाँ पे लिख लेंगे। इसी तरह वो एक अकाउंट बना रहे होंगे डायरेक्ट लेबर का, जो फैक्ट्री में अकाउंटेंट साहब बैठे हैं। इसी तरह वो एक अकाउंट बना रहे होंगे प्रोडक्शन ओवरहेड का, प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी ओवरहेड हुए होंगे। अब आपको पता हो गया कि ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स कौन कौन से, वो लिख रहे होंगे। इसी तरह कोई नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, उनका टी अकाउंट बना रहे होंगे, यहाँ पे लिखा होगा उन्होंने नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स, उसका डेटा मेंटेन करेंगे। मटेरियल आ जाएगा हमारे पास, उसका तो कोई मसला नहीं, मटेरियल हमारे पास हो जाएगा डेबिट, लेबर भी डेबिट, प्रोडक्शन ओवरहेड भी डेबिट। यहाँ पे क्रेडिट होगा, और क्रेडिट से ये चीज़ निकल के जाएगी वर्क इन प्रोसेस में, मतलब जहाँ पे ये चीज़ बन रही है, वर्क इन प्रोसेस में, जहाँ पे इसको कंप्लीट करने का प्रोसेस चल रहा है। फिर वर्क इन प्रोसेस से ये चीज़ निकलेगी और कहाँ पे जाएगी, अल्टीमेटली फिनिश गुड में जाएगी, और फिनिश गुड से ये चीज़ निकलेगी और कहाँ पे जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर जाएगी, यानी कि जब आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं वहाँ पर जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड, इन तीनों से चीज़ें निकल के सीधा जाएंगी वर्क इन प्रोसेस के अंदर, और यहाँ से चीज़ें निकल के फिनिश गुड में जाएंगी। लेकिन नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड से डायरेक्ट वैल्यू निकल के जाएगी स्टेटमेंट ऑफ
फाइनेंशियल पोजीशन में एज एन एक्सपेंस के नाम से। समझ आएगी आपको ये चीज़? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड, ये सब निकल कर जाती हैं वर्क इन प्रोसेस से। फिर वर्क इन प्रोसेस से ये जाती हैं फिनिश गुड में, और फिनिश गुड से जाती है स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम में, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। जो कि नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स होते हैं, ये डायरेक्ट जाते हैं हमारे पास एक्सपेंसिव में, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम में। यहाँ पर जो है ये एक्सपेंसेस के खाने में शो होते हैं। अब हमारे पास कुछ एमसीक्यूज़ हैं, उनको जो है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एमसीक्यूज़ है, इसे जो है वो सॉल्व करें, और जो भी पॉसिबल आंसर इसका आपको लगता है वो जो है मुझे बताएं। मटेरियल जो हमने परचेज़ किया है उसकी अमाउंट ये है, और इसने जो हमसे एंट्री पूछी है वो डायरेक्ट मटेरियल की पूछी है, और डायरेक्ट मटेरियल जो है वो हमारे पास ये है। तो डायरेक्ट मटेरियल की एंट्री हम क्या पास करेंगे? इन्वेंट्री डेबिट, यानी कि वर्क इन प्रोसेस को हम करेंगे डेबिट, और क्रेडिट किसे करेंगे? मटेरियल अकाउंट को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कोई क्वेश्चन यहाँ तक आपका? डेबिट किसे करेंगे? वर्क इन प्रोसेस को, और मटेरियल अकाउंट को क्रेडिट। अभी हम पीछे देख कर आए, डेबिट करेंगे हम वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट को, और मटेरियल के अकाउंट को हम क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं। तो यही एंट्री मैंने यहाँ पे भी पास करके दी ना आपको। जी आगे एक और क्वेश्चन है, इसमें आपने जो है वो इनडायरेक्ट मटेरियल की एंट्री पास करनी है। और ये अमाउंट है इनडायरेक्ट। सही है, प्रोडक्शन ओवरहेड टू इन्वेंट्री। अगर किसी बच्चे को ये एंट्रियाँ क्लियर नहीं है तो वो बुक के अंदर जाकर एक दफ़ा इन तमाम एंट्रियों को रिकॉल कर ले, ठीक है? आपके स्टडी टेक्स्ट के अंदर आई थिंक सो, मैं देख के बताता हूँ आपको पेज नंबर। पेज नंबर 286 से ये एंट्रियाँ जो है वो स्टार्ट हैं। इन तमाम एंट्रियों को जो है वो आप देख लो, आपको चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। इनडायरेक्ट मटेरियल है, तो इनडायरेक्ट मटेरियल हमारे पास कहाँ पे आएगा? प्रोडक्शन ओवरहेड में। और इन्वेंट्री से निकला होगा तो हम इन्वेंट्री को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। प्रोडक्शन ओवरहेड को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और अगर ये डायरेक्ट होता तो डायरेक्ट में हमने क्या करना था? वर्क इन प्रोसेस को डेबिट कर देना था, और आपके पास मटेरियल को क्रेडिट कर देना था, क्योंकि मटेरियल से निकल के वर्क इन प्रोसेस में जाना है ना। फैक्ट्री लेजर अभी हमने देखा था। जी आगे एक और क्वेश्चन है, इसकी भी आपने जो है वो एंट्री बतानी है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, उससे अपने ऑपरेशन स्टार्ट किया है, और उसकी जो फैक्ट्री की कॉस्ट है वो 82 मिलियन आई है, और 20 ईयर है। रेजिडुअल वैल्यू जो हमारे पास 10 मिलियन है। द थर्ड पार्टी को जो है वो हमने क्या करना है? करेक्ट एंट्री बतानी है उसकी अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर। सबसे पहले तो ये देखें फैक्ट्री की कॉस्ट क्या है? 82 मिलियन। उसकी यूज़फुल लाइफ कितनी है? 20। 82 मिलियन में से रेजिडुअल वैल्यू मैंने लेस कर दो, 82 में से आप 10 लेस कर दो, 72 बचा। 72 को 20 पे आप डिवाइड कर दो, आपके पास क्या आ गई? डेप्रिसिएशन आ गई। डेप्रिसिएशन आपके पास आई 3.6। ये डेप्रिसिएशन आपके पास कितने माह की है? हमें कब से चाहिए? हमें 1 सितंबर से चाहिए। 1 सितंबर 2022 से 13 जून 2021 तक कितने माह बनते हैं? ये 10 माह बनते हैं। तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 10/12 कर देंगे। हमारे पास तो 12 माह की डेप्रिसिएशन आई, इसमें से हमारे पास आ जाएगी 3 इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। 3 अब हमारे पास डेप्रिसिएशन है। वैसे अगर ये डेप्रिसिएशन होती तो हमने डेप्रिसिएशन टू अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसकी एंट्री पास करें, डेप्रिसिएशन टू अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लेकिन यहाँ पर अब हम क्या एंट्री पास करेंगे? क्योंकि हम अब जो है वो
फैक्ट्री अकाउंट बना रहे हैं, फैक्ट्री लेजर बना रहे हैं, तो अब इसके अंदर आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए? अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन तो क्रेडिट होनी ही होनी है। अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन तो आपकी क्रेडिट होनी ही होनी है 3 मिलियन से। हमारे पास दो ऑप्शन बच जाती हैं, सी और डी। सी और डी ऑप्शन हमारे पास बच जाती है, जिसमें आपके पास अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन 3 मिलियन, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन आपके पास 3 मिलियन है। अब हमने क्या करना है? अब हमने वर्क इन प्रोसेस को कितना चार्ज करना है, प्रोडक्शन ओवरहेड को कितना चार्ज करना है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कितना चार्ज करना है। 2/3 of a factory area is used for the production and remaining is used for the office। तो प्रोडक्शन से रिलेटेड कितना है? प्रोडक्शन से रिलेटेड 2/3 है, तो प्रोडक्शन का इसका 3 का 2/3 कर दें तो हमारा किधर बन जाएगा? प्रोडक्शन में बन जाएगा। तो वो कितना बनेगा? 2 मिलियन। ये ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। तो प्रोडक्शन में कितना बन जाएगा? 2 मिलियन बन जाएगा, और जो बाकी बचेगा वो किधर चला जाएगा? वो ऑफिस में। तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में चला गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए ना, प्रोडक्शन से रिलेटेड ये एक्सपेंस था, प्रोडक्शन से रिलेटेड ये एक्सपेंस आ गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये आ गए, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हमने क्रेडिट कर दिया। इसमें ज़्यादातर आपसे डबल एंट्री ही पूछता है। डबल एंट्री इसकी जो है वो आप बताएं। मटेरियल आपने इशू किया, डायरेक्ट मटेरियल टू द फैक्ट्री एंड 3.2 मिलियन ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल भी आपने इशू किया। डायरेक्ट भी इशू किया है और इनडायरेक्ट भी इशू किया। टोटल वैसे मटेरियल इशू कितने का किया है? 22.8 का, 22.8 का, ऐसे ही है। तो मटेरियल क्रेडिट तो 22.8 से होना चाहिए, हो गया। डायरेक्ट वाला किधर जाना चाहिए? डायरेक्ट वाला वर्क इन प्रोसेस में जाना चाहिए, तो डायरेक्ट वाला हमारे पास वर्क इन प्रोसेस में आ गया, इनडायरेक्ट वाला प्रोडक्शन ओवरहेड में आ गया, और ये हमारे पास आ गया। ठीक है, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? तो कभी हमने फैक्ट्री लेजर में देखा था, जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वो जो भी होगा वो कहाँ जाएगा? वर्क इन प्रोसेस में। और इनडायरेक्ट कहाँ पे जा रहा था? प्रोडक्शन में चला गया। आगे ये क्वेश्चन देखें आप लोग। डायरेक्ट प्रोडक्शन वर्क हमारे पास इतने आवर्स हैं, इंक्लूडेड है इतने आवर्स ऑफ जर्नल ओवरहेड। इनडायरेक्ट वर्क ओवरहेड हमारे पास इतने हैं, जिसमें से इतने जो है वो जर्नल ओवर टाइम है। द डायरेक्ट प्रोडक्शन जो है उसको हम ये रेट देते हैं, और इनडायरेक्ट को हम ये रेट देते हैं। हमें कह रहा है ऑल ओवरहेड आर पेड एट अ टाइम प्लस 1/3। जितना भी ओवरहेड हम पे करते हैं वो हम 1/3 प्लस करके पे करते हैं। हमें कह रहा है अब हमने क्या डेबिट करना है? प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट को। सबसे पहले आप ये देखो कि आपका इनडायरेक्ट ऑर्स कितने हैं? 200, और उस 200 पे हम रेट क्या देते हैं? 600। 200 ज़रब 600 हो गया, ये आ गया 120,000। ठीक है, 120 ये आ गया। ओवर टाइम हम कितना देते हैं? 40 पे हमने देना ओवर टाइम, 40 पे ही देना है ना ओवर टाइम सर जी। और रेट क्या हमारे पास? रेट है हमारे पास 600, लेकिन वो कह रहा है ऑल द ओवरहेड आर पेड एट अ टाइम प्लस 1/3। 600 का 1/3 करो, 600 ज़रा 1/3 करो, क्या आता है? 200। 200 ज़रब 400 कर दो, 200 ज़रब 40 कर दो, 40 से मल्टीप्लाई करोगे। 40 घंटे आपने ओवर टाइम लगाया, जिसकी आपको सैलरी मिलती है कितनी? 200। तो 40 ज़रब 200 कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास? 8,000 ये आ गया। आगे चलो, आगे आपके पास डायरेक्ट का जो एक्सपेंस है, डायरेक्ट लेबर का, वो किधर जाएगा? वर्क इन प्रोसेस में। लेकिन इसका ओवर टाइम किधर जाएगा? ओवर टाइम आपका प्रोडक्शन ओवरहेड में जाएगा। तो ओवर टाइम कितना है इसका? ओवर टाइम है जी 110। 110 को मल्टीप्लाई कर दो 840 का, पहले 1/3 लो,
840 का 1/3 आ जाएगा आपके पास 280। 280 को 110 से ज़रब दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इन तमाम आंसर को प्लस करो, राइट ऑप्शन क्या बचती है आपके पास? ए आपके पास राइट ऑप्शन बचती है। जी एक और क्वेश्चन है उसी से मिलता जुलता, इसमें हमने क्या करना है, हमने बताना है कि जी वेज कंट्रोल अकाउंट को क्या जाएगी। वहाँ पे हमने बताना था प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट को क्या जाएगी। यहाँ पर हमने बताना है कि जो आपका डायरेक्ट वर्कर का जो है वो कहाँ पे जाएगी। डायरेक्ट वर्कर का जो ओवर टाइम है वो तो हम जनरल ओवरहेड को चार्ज कर देंगे, और जो डायरेक्ट का डायरेक्ट कॉस्ट है यानी कि ये मल्टीप्लाई बाय दिस, ये हम किसको चार्ज कर देंगे, ये हम चार्ज कर देंगे वेज कंट्रोल अकाउंट को। फ्रॉम वेज कंट्रोल अकाउंट टू वर्क इन प्रोसेस, डायरेक्ट वर्क इन प्रोसेस में ही जाती है ना, तो डायरेक्ट कॉस्ट हमारी वर्क इन प्रोसेस में चली जाएगी। वो कितनी आएगी, वो ये आ जाएगी। जी इधर हमने डबल एंट्री बतानी है, तो क्या डबल एंट्री बनती है? पेरोल टोटल इतने की थी, जिसमें से इतने जो है वो इनडायरेक्ट है। जो डायरेक्ट हैं वो किधर जाने, वो वर्क इन प्रोसेस में जाने। और वो कितने हैं डायरेक्ट? 20 मिलियन के डायरेक्ट है ना, 3.7 तो उसमें से इनडायरेक्ट है। 20 मिलियन के डायरेक्ट, 3.7 चले गए प्रोडक्शन ओवरहेड को, और बाकी हम किसको चार्ज करेंगे, वेज कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। सी ऑप्शन इसकी राइट। जी तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। रेट क्या हमारे पास, 425 पर मशीन और हमारे पास ऑर्स कितने हैं, 12,400। बजटेड ओवरहेड्स क्या होंगे, ये हमने बताना है। बजटेड ओवरहेड्स क्या होंगे, ये हमारे पास रेट है, ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट, जिसे हम ओ ए आर कहते हैं, ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। अगर हम ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट को मल्टीप्लाई कर दें बजटेड एक्टिविटी से या बजटेड लेवल से, तो हमारे पास आ जाएगा बजटेड ओवरहेड फॉर द पीरियड। अगर आप बजटेड ओवरहेड फॉर द पीरियड निकालना चाह रहे हैं तो आप ओ ए आर को मल्टीप्लाई कर देंगे बजटेड एक्टिविटी लेवल से। तो ओ ए आर हमारे पास कितना है, 725, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें बजटेड एक्टिविटी लेवल से जो क्या है 12400, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आगे चलें जी। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको जो है वो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल हमने बताना है, ओपनिंग कितनी है, क्लोजिंग कितनी है, परचेज कितनी की है, और रिटर्न आउटवर्ड कितना कितना है। अगर हम इसको टी अकाउंट से कर लें, ब्रॉड डाउन हमारे पास यहाँ पे आ रहा होगा, ब्रॉड डाउन लिख लो इधर। मैं माउस से लिख रहा हूँ इसलिए जो है वो थोड़ा सा ऐसे आ रहा है, ठीक है। ये ब्रॉड डाउन आ गया। आगे आगे कैरी डाउन, कैरी डाउन आपके पास ये है, इसको इधर लिख लो। उसके बाद परचेज जो की वो आपके पास इधर आ जाएगी, मतलब ओपनिंग और परचेज आपके पास ऐड हो जाएगा, और रिटर्न रिटर्न आपके पास इधर आ जाएगी। ओपनिंग और परचेज ऐड कर लो, रिटर्न लेस कर दो उसमें से क्लोजिंग भी लेस कर दो, तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आता है? थ्री सिक्स ज़ीरो ट्रिपल ज़ीरो, ठीक है। आगे ये दोनों सेम ही क्वेश्चन नहीं है।
हाँ जी, ये सेम ही है लग रहे हैं मुझे। चलो ये वाला करो आप। प्राइम कॉस्ट बतानी है, प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आता था? निकाल के बताओ, जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट है वो सारी ऐड कर दो। डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट, रेंट इनडायरेक्ट, रॉयल्टी जो होती है वो डायरेक्ट होती है। इन तीन को ऐड कर दो। 432000 ये आपका आंसर आ जाए। अब यहाँ पर आपने प्रोडक्शन ओवरहेड बताने, वही क्वेश्चन है, उसमें आपने प्रोडक्शन ओवरहेड बताना है। तो प्राइम कॉस्ट हमारे पास पिछले सवाल में क्या आई थी, जो पीछे अभी हमने किया है, 432000, उसमें ऐड कर दो प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड किधर है हमारे पास? 432000 इसकी प्राइम कॉस्ट आ गई ना, इसमें प्रोडक्शन ओवरहेड ऐड कर दो। सॉरी, सही कह रहे हो बच्चे, प्रोडक्शन ओवरहेड निकालनी, हाँ हाँ सही है, प्रोडक्शन ओवरहेड निकालो। इनडायरेक्ट आ जाएगी आपके पास 80%, इससे जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो आ जाएगी। एक तो ये वैल्यू आएगी, इसमें से 80% आ जाएगी प्रोडक्शन से रिलेटेड, और क्या आएगा, और रेंट एंड यूटिलिटी आ जाएगी। तो ये आपके पास ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा 51500। ये क्वेश्चन है जिसमें आपने क्या बताना है, फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द मंथ बताने। ये तो अब आप कर लोगे ना, फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द मंथ, तो आपके लिए आसान है, वही क्वेश्चन है। फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द मंथ यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लेना। 60% यूटिलिटी एक्सपेंसेस है, 70% ये हैं जो कि आपने सेलिंग और एडमिन को चार्ज करने हैं। फैक्ट्री ओवरहेड बताने, फैक्ट्री ओवरहेड। इसमें से हमारा कितना है, 60%, और इंश्योरेंस में से 70% हमारा। इन सबको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा। कोई क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ तक? जी ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा एससी लर्निंग के यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आप लोग? अच्छा, ओ ए आर इंटू एक्चुअल एक्टिविटी लेवल अगर आप करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, बजटेड ओवरहेड आएगा। और अगर आपको एक्चुअल ओवरहेड दिए हो, ये आपको एक्चुअल ओवरहेड दिए हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ये आपके पास एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड इंकर्ड हुआ है, इसको और इसको आप कंपेयर कर लोगे तो आपके पास अंडर और ओवर आ जाएगा।
मतलब हमने सोचा था कि हमारा एक्सपेंस ये होगा, जबकि हमारा एक्सपेंस ये हो गया। तो इसका क्या मतलब है कि हमने कम रिकॉर्ड किया हुआ है। हमने इसको कम रिकॉर्ड किया, अब ज़्यादा रिकॉर्ड करना है। समझ आ गई? तो इससे आप अंडर और ओवर अब्जॉर्ब ओवरहेड अगर आपसे पूछ ले तो आप निकाल सको। ओ ए आर क्या है? ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट होगा आपके पास। इसको अगर आप ओ ए आर निकालना चाहो तो आप कैसे निकालोगे? बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट। अगर आप बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड को बजटेड यूनिट पे डिवाइड कर लोगे तब भी आपके पास ओ ए आर आ जाएगा। अगर ओ ए आर ना दिया हो तो ओ ए आर ऐसे निकाल सकते हो, बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड यूनिट, ओ ए आर आ जाएगा। ओ ए आर को आप एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास बजटेड ओवरहेड आ जाएगा। और बजटेड ओवरहेड को अगर आप एक्चुअल ओवरहेड से कंपेयर कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा आपने अंडर किया था या ओवर किया था। तो इस सिचुएशन के अंदर अभी हमने कम किया हुआ है, तो इन दोनों का डिफरेंस लेके जितना ज़्यादा होगा उतना हम ऐड करवा देंगे। और अगर हमारा ये होता अब्जॉर्ड ओवरहेड, बजटेड अब्जॉर्ड ओवरहेड, और ये हमारा एक्चुअल होता, तो अब हमने ज़्यादा करवाया हुआ है, ये कम है तो हम इसको कम कर देते। समझ आई? ओवर और अंडर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया सर आपको? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी था, ये अक्सर एमसीक्यूज़ में आपसे टेस्ट कर सकता है।